गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों को पढ़ाता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट, प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट। हम कहते जरूर है प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो हमेशा ही मेंस और प्री को दोनों को साथ में लेकर चलना हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका होता है वही हम लोगों का तरीका होता है। और आज भी हम लोग इसी उद्देश्य से आप लोगों से मुलाकात करने आए हैं। इस समय पर हम लोगों की मुलाकात इसीलिए होती है और हम लोग रोज इसी तरह दिन ब दिन हम लोग अपनी मुलाकातें करते रहते हैं और सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पृष्ठभूमि। हम लोगों ने पृष्ठभूमि में देखा था कि किस तरह से जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होता है 1948 में, उसके बाद पेरिस सिद्धांत आता है 1991 में, और पेरिस सिद्धांत के तहत जो भी सदस्य देश थे, जितने भी देश थे, उन सभी देशों को बोला जाता है कि आपको अपने देश में एक मानव अधिकार से संबंधित, मानव अधिकार के लिए एक क्या करना है, एक संस्थागत व्यवस्था करना है, मानव अधिकार के लिए संस्था का गठन करना है। ये बात बोली गई पेरिस सिद्धांत में, और उसी पेरिस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत देश ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या किया, अध्यादेश जारी किया और बोला कि अब हमारे यहाँ मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया है। वो अधिनियम कौन सा कहलाया? वो कहलाया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हमारे यहाँ क्या 8 चैप्टर और 43 धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, हाँ, और राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यहां तक कोई आप लोगों को डाउट? यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का जब प्रावधान कर दिया गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, तो इसका गठन क्यों किया गया? ताकि देश में जितने भी मानव अधिकारों के संबंध में उल्लंघन हो रहे हैं, देश में जहां भी मानव अधिकार के संबंध में कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो उन क्रियाकलापों को कम करना, उनसे संबंधी शिकायतों को सुनना, उनसे संबंधित शिकायतों की जांच करना और मानव अधिकार के संबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये सभी काम जो दिए गए वो मानव अधिकार आयोग को दिए गए। और मानव अधिकार आयोग बखूबी अपने इस काम को कर रहा है। राज्य स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग, और केंद्र स्तर पर मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए केंद्रीय मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यहाँ पर जो है वो प्रावधान किया गया। हम लोग बातों को यही विराम देते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों को ना लेक्चर को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हमारा ये लास्ट जो आयोग बचा हुआ है मानव अधिकार आयोग, और उसके बाद जो एक लेक्चर होगा वो होगा राज्य मानव अधिकार आयोग, और इसके बाद जो है वो सारे आयोग, लगभग सभी के सभी आयोग मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। सिर्फ पढ़ाया नहीं हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर लिखना है, कोई भी डाउट हो। ठीक है, कम्युनिकेशंस का अभी कुछ समय में आप लोगों को देखिए टेलीग्राम ग्रुप भी बताया जाएगा, आप वहां मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारी चीजें, सब कुछ। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। इस क्लास की शुरुआत हम लोग मैं आप लोगों को कुछ मतलब ज्ञान के साथ करना चाहता हूं, कि जैसे मोटिवेशन ही आप इस चीज को मान लीजिए कि देखो दुनिया में ना आपका इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर होता है ना, सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो आपके अपने होते हैं। ठीक है, आपके अपने मतलब क्या मम्मी पापा आप बोल रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जो आपको सपोर्ट करता है। आप अगर किसी चीज में देखोगे तो सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर तो मैं क्या ही कहूं, मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और वो बंदा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, ये आप मान के चलिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि देखो, जब तक आप उसके नीचे रहोगे तब तक वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। कब तक?
तब तक वो आपको सपोर्ट करता रहेगा जब तक आप उसके नीचे रहोगे। जिस दिन आप उसके बराबरी पे आ गए या जिस दिन उसको लगा कि अब आप उससे ऊपर बढ़ने वाले हो, तो उस दिन से ये जो बंदा है ना, ये आपकी टांग खींचना स्टार्ट कर देगा, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा और बाकी जो सारी दुनिया है ना वो उस दिन से तालियां बजाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य रखिए, कोई वो नहीं है। तो मतलब आप थोड़ा सतर्क, अब मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा सोचिए ही मत। ठीक है, आप क्या करिए, मैंने बताया आपको कि बिल्कुल यहां तक जब जब आप नीचे रहोगे तब ये बंदा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये बंदा आपको सपोर्ट करेगा कि आप ऊपर आओ, लेकिन उस समय दुनिया आप पर हंसेगी, दुनिया आप पर हंसेगी कि अरे यार क्या कर रहा है, सारी चीजें। जिस दिन आप यहाँ बराबरी पे आओगे, जब आप ऊपर उठने लगोगे, तो ये बंदा आपको पीछे खींचेगा। ठीक है, और उस दिन से दुनिया ताली बजाएगी। मतलब ये एक चक्र है, आप समझिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई करिए, सब कुछ बहुत कुछ ठीक है। ठीक है, हम लोग लेक्चर को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब देखा था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, क्या देख लिया था कि हम लोगों ने देख लिया था कि मानव अधिकार आयोग का गठन कर दिया गया था। मानव अधिकार आयोग का जब गठन कर दिया, तो मानव अधिकार आयोग के गठन के साथ क्या हुआ, हाँ गठन नहीं किया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक अधिनियम, कौन सा अधिनियम, मानव अधिकार अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पास कर दिया गया तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर दो सेकंड है ना, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जो पेरिस सिद्धांत है, पेरिस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ पर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या लेकर आया, 1993 लेकर आया। और इसका काम जो हुआ, सामान्य परिचय की अगर हम लोग बात करें तो उसका काम क्या हुआ, ये मानव देश में कहा, मतलब भारत देश में है, तो भारत देश में क्या होगा, ये मानव अधिकारों का संरक्षी होगा, मानव अधिकारों का संरक्षण होगा, या मानव अधिकारों का संरक्षण का प्रहरी होगा, मतलब ये मानव अधिकारों का संरक्षण करेगा, ये बात बोली गई। साथ ही साथ क्या है, एक संसदीय अधिनियम के तहत हुआ इसका गठन जो है, एक संसदीय अधिनियम, मैंने बताया कौन सा अधिनियम, जो अधिनियम है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी प्रकृति, हाँ सर आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो, आप क्यों बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि देखो जैसे ही उन्होंने बोला एक संसदीय अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, तो संसदीय अधिनियम के तहत इसके गठन होने के साथ, संसदीय अधिनियम के तहत इसका गठन होने के साथ ही इसकी प्रकृति जो है, वो क्या हो जाती है, इसकी प्रकृति हो जाती है सावधिक, इसकी प्रकृति हो जाती है सावधिक निकाय। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है सावधिक निकाय, सावधिक निकाय, क्योंकि यही प्री में पूछा जाएगा आपसे क्या पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा कि बताइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रकृति कैसी है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रकृति सावधिक निकाय की जो प्रकृति है वो है। यहां तक अगर आप लोगों को बातें क्लियर आई, देखो जो पहली बार जब गठन हुआ था ना, देखो ये सामान्य परिचय ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो स्वरूप कैसा है, मैंने आप लोगों को बताया स्वरूप कैसा है, सावधिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्वातंत्र्य मतलब ये है कि स्वतंत्र, मान के चलिए कि मानव अधिकार से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको स्वतंत्र रूप से देखेगा। अर्धन्यायिक का मतलब होता है क्या अर्धन्यायिक का मतलब होता है, देखो अर्धन्यायिक का मतलब होता है इसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां जो है उसको सुप्रीम कोर्ट या आप न्यायालय में चुनौती दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं और हाई कोर्ट में आप इसे चुनौती नहीं दे सकते। इस वजह से इसको बोला जाता है कि यह जो है वो क्या है, एक अर्धन्यायिक जो है, क्या है, अर्धन्यायिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है। उसके बाद मुख्यालय की बात हम लोग करें तो मुख्यालय की बात अगर हम लोग करें तो मुख्यालय जो होगा वो है वहां दिल्ली में। पहली बार जब इसका गठन किया गया था, तो पहली बार जो इसका गठन किया गया था वो कब किया गया था, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखोगे, ये डेट आप लोग याद रखोगे, 12 अक्टूबर
1993 स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे डेट पूछी जाएगी। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अभी जैसे ही हम लोगों के आयोग कंप्लीट हो जाते हैं, इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग प्रीलिम्स के पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों को यहां पर सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर आते हैं, एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले पुराने 10 सालों के पेपर मेरे द्वारा ही सॉल्व करवाए जाएंगे यहीं पर, ठीक है। तो क्या है, जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मानव अधिकार से संबंधित कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए उसका गठन कब हुआ, राष्ट्रपति ने उसको अनुमति कब दी, ये सारी चीजें प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है 12 अक्टूबर 1993 पहले अध्यक्ष, ये पूछा जाता है कई बार कि मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। और सदस्य समिति में कौन कौन थी, तो सुश्री फातिमा बीवी इसमें मानव अधिकार की सदस्य थी। बीएस मलिनथ, वीरेंद्र दयाल, जो पहली बार जब इसका गठन किया गया था तो ये सदस्य थे। ये याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन रंगनाथ मिश्र को याद रखना है। 12 अक्टूबर 1993 को याद रखना है। साथ ही साथ मुख्यालय दिल्ली, सावधिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये चीजें याद रखना है। जब मानव अधिकार आयोग का जब गठन किया गया था ना, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उस समय पर कौन थे, देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और देश के राष्ट्रपति जो थे ना उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। अब ये क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मानव अधिकार से संबंधित संस्थाओं का गठन करना एक बहुत बड़ा जो काम था, भारत सरकार का बहुत बड़ा काम था। और उसके लिए अध्यादेश जारी किया गया था, किसने, श्री शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। इस वजह से इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि बताइए मानव अधिकार आयोग का जो अध्यादेश था उस पर कौन सिग्नेचर किया था या कौन से राष्ट्रपति के द्वारा उसको जारी किया गया था। तो आपको ये याद रखना है उस समय पर कौन थे राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा। देखो प्रमुख परिभाषाएं। अब कल जब मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने चैप्टर है, 8 अध्याय 43 धाराएं, ठीक है। 8 अध्याय और 43 धाराओं में इस पूरे मानव अधिकार आयोग अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की इन 43 धाराओं में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या और राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों का प्रावधान किया गया। और मानव अधिकार से संबंधित जितने भी उल्लंघन है उनके संबंधी जांच, सारी चीजें, आयोगों की शक्तियां, आयोग कौन कौन से काम कर सकते हैं, आयोग कौन कौन से काम नहीं कर सकते, इन सभी चीजों का उल्लेख इन 43 धाराओं में। लेकिन उससे पहले जो धारा 2 है, सबसे पहले जो धारा 2, उसमें बोला गया, उसमें बताई गई परिभाषाएं। उसमें क्या बताई गई, उसमें बताई गई परिभाषाएं। उसमें यह बोला गया कि इस अधिनियम में जब भी कोई शब्द आए तो उसका मतलब ये समझा जाएगा। इस अधिनियम में, पूरे अधिनियम 43 धाराओं में जब भी ये शब्द आए तो उसका मतलब ये समझा जाएगा, मतलब उन शब्दों की परिभाषाएं दी गई धारा 2 में। तो ये याद रखना है कि मानव अधिकार आयोग की धारा 2 में क्या दी हुई है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये याद रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में क्या दिया है, कुछ परिभाषाएं दी है। कुछ परिभाषाएं दी है जैसे क्या, तो जैसे आप लोग याद रखिए, जैसे क्या याद रखोगे, जैसे आप लोग याद रखिए कि धारा 2 सब क्लॉज ए, धारा 2 का सब क्लॉज ए में बोला है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल की परिभाषा दी है, सशस्त्र बल। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि आयोग, जो ये अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जब कभी भी जहां भी सशस्त्र बल लिखा होगा इसका मतलब समझा जाएगा जल सेना मतलब नेवी, वायु सेना, ठीक है, और थल सेना, इन तीनों को शामिल सशस्त्र बल का मतलब समझा जाएगा कि जल सेना भी, वायु सेना भी और थल सेना भी। ये परिभाषाएं दी हुई है। मतलब अगर किसी धारा में 43 धारा में बोला कि थल सेना के द्वारा ये किया जाएगा, थल सेना के द्वारा ये किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थल सेना के द्वारा अगर ये किया जाएगा तो सशस्त्र बल के द्वारा ये किया जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना के द्वारा किया जाएगा। धारा 2B का मतलब है, धारा 2B का क्या मतलब है, धारा 2B का मतलब है, धारा 2B में अध्यक्ष की परिभाषा दी है। मतलब पूरे अधिनियम में हाँ, क्या धारा 2
क्या बोल रहा हूं मैं, धारा दो, धारा दो सब क्लॉज बी में क्या है, धारा दो सब क्लॉज बी में बोला गया है अध्यक्ष की परिभाषा। इसका मतलब कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जहां कहीं भी अध्यक्ष लिखा होगा उसका मतलब क्या समझा जाएगा, उसका मतलब समझा जाएगा राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से समझा जाएगा। जहां भी लिखा जाएगा उसका मतलब यह समझा जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये समझा जाएगा। इस तरह की परिभाषाएं दी है। उसके बाद अगर बोलें 2C, देखो ये नॉर्मल आपको याद ही रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा कि 2B में क्या है, अध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में बोला गया है। ठीक है, अध्यक्ष मतलब आप 2B से शॉर्ट ट्रिक कैसे बना लो कि बी मतलब बॉस, बॉस है ना, और बॉस कौन होता है, बॉस होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है। ए का मतलब अब ए में आप मानोगे कि सशस्त्र बल, सशस्त्र बल जो होती है वो ए ग्रेड की जो सेना है हमारे यहाँ, तो ऐसे याद रख लो कि 2A, मतलब ऐसे आप मान लो, मतलब ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक बना के ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर सी से आप याद रख लो कमीशन, सी मतलब कमीशन, कमीशन मतलब आयोग की परिभाषा दी है, मतलब जहां भी इस अधिनियम में ओके ठीक है, तो क्या है, हाँ धारा 2C, धारा 2C में क्या बोला गया कि देखो 2C से आप याद रख लीजिए, सी से क्या याद रखोगे, सी से आप लोग याद रख लीजिए कि कमीशन, सी का मतलब कमीशन, मतलब धारा 2C सब क्लॉज सी में क्या दिया हुआ है, आयोग की परिभाषा दी है, और आयोग की परिभाषा दी है तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कि 43 धाराओं में जहां भी आयोग लिखा होगा उसका मतलब होगा क्या, उसका अर्थ होगा धारा, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से उसका अर्थ होगा, ठीक है, का अर्थ धारा 3 में गठित, धारा 3 में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा रहा है उससे उसका मतलब होगा, उससे मतलब, ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब आयोग का मतलब होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बस आप ये याद रख लीजिए कि सी में जो है वो आयोग की परिभाषा है, डी का मतलब है मानव अधिकारों की परिभाषा है कि मानव अधिकार क्या क्या है, जो चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर में बताई कि मानव अधिकार क्या है, एक मनुष्य को जीने के लिए जितने भी अधिकार की आवश्यकताएं होती है वो मानव अधिकार है, ये चीज मैंने बताई। कैसे मानव अधिकार मूल अधिकार से अलग है ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, तो मानव अधिकारों की परिभाषा है। साथ ही साथ जी का मतलब आप ये मान के चलिए 2G मतलब आप ये मान के चलिए कि सदस्यों की परिभाषा है, सदस्यों का तात्पर्य होगा राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों से इनका संबंध माना गया है 2G, ठीक है। एन में उल्लेख किया गया है राज्य मानव अधिकार आयोग की, राज्य मानव अधिकार आयोग की का उल्लेख किया गया है या परिभाषा दी है 2N में, ठीक है। इसका अर्थ होगा क्या, राज्य मानव अधिकार आयोग जहां भी लिखा रहेगा, राज्य आयोग की परिभाषा, राज्य आयोग जहां भी लिखा होगा उसका अर्थ होगा धारा 21 के तहत वर्णित राज्य मानव अधिकार, मतलब अगर आयोग लिखा हो तब आप समझोगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, लेकिन जहां लिखा होगा राज्य आयोग तो वहां पर आप समझोगे राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है। ये बोला गया कहां पर, ये बोला गया 2N में। फिर M में बोला गया लोक सेवक, लोक सेवक मतलब लोक सेवक की परिभाषाएं दी गई, मतलब जो भी सिविल सर्वेंट होंगे उनकी परिभाषाएं दी गई कि जहां भी सिविल सर्वेंट दिए जाएंगे लिखा जाएगा उसका मतलब धारा 2 के सब क्लॉज M के तहत निकाली जाएगी। उसके बाद ये चीजें हो गई, परिभाषाएं हो गई, मैंने बताई आपको कि 43 धाराएं हैं, 43 धाराओं में से धारा 2 में हम लोगों ने देख लिया क्या है, धारा 2 में है परिभाषाएं, क्या है धारा 2 में, धारा 2 में है परिभाषाएं और परिभाषाएं भी हम लोगों ने देख ली कि कौन कौन सी परिभाषाएं है, सारा सब कुछ देख लिया। अब यहां से हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन स्टार्ट होता है। तो सब कुछ कैसे होगा सर, सब कुछ वैसे ही होगा दोस्त, कैसे होगा जैसे हर अधिनियम में होता है, हर अधिनियम के तहत जो जो प्रावधान किया गया है उन्हीं प्रावधानों को हम लोगों को पढ़ना होता है, उन्हीं प्रावधानों को हम लोगों को देखना होता है। तो आइए देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान कहां है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार, देखो सारी चीजें वही है, देखो मैं बोल रहा हूं ये इतनी सारी चीजें लिखी है, लेकिन मैं इसको समराइज जब करूंगा ना आप देखना कितना छोटा हो जाएगा। क्या है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993, ये तो आप लोगों को पता है कि मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही हुआ है। लेकिन कहां,
कौन सी धारा में गठन का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान धारा 3 में है। जरा इस पर ना आप थोड़ा गोला लगा लो। क्यों गोला लगा रहा हूं? क्योंकि सर हमको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप गोला लगाते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। उस समय पर ना 43 धाराओं में से आधी धारा याद नहीं आएगी, एक दो तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर मैंने आप लोगों को बताया है, इतना स्टार आप लोगों के सामने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर आ जाएगा। आप इतने गधे तो हो नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप समझिए। ठीक है, तो धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2, पहले अध्याय में क्या है? पहला अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में की धारा 1 में बोला गया है कि इस देश में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, मानव अधिकार के संरक्षण के लिए इस देश में केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग होंगे। धारा 2 आपको मैंने बता दी कि धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई है। ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। 8 चैप्टर बताए ना मैंने, 8 चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 में धारा 3 से 11, चैप्टर 2 में धारा कहां से कहां? 3 में गठन का प्रावधान है, यह सर आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो धारा 3 से लेकर कहां तक? धारा 3 से लेकर 11 तक, धारा 3 से लेकर 11 तक, ये जरूर याद रखिएगा। एक तो धारा 3 याद रखिएगा और धारा 11 याद रखिएगा। धारा 3 से लेकर 11 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। मतलब गठन का प्रावधान 3 में, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके सदस्य को अध्यक्ष, जो सदस्य होंगे वो अध्यक्ष के रूप में कैसे काम करेंगे, शक्तियां क्या होंगी, सारी चीजें इस धारा 3 से लेकर 11 तक इनका वर्णन किया गया है। नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन धारा 3 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीजें क्या, हाँ, क्या बोला गया है इस धारा में? बोला गया कौन सी धारा में? धारा 3 में क्या बोला गया कि केंद्र सरकार, कौन करेगा भाई साहब? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार। ये जरा थोड़ा आप ना और गोला लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ना हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यार आप समझो यार बात की गहराई को, है ना, तो हल्के में आप ले नहीं सकते। पिंक कलर में लूंगा नहीं, तो ठीक है मैं व्हाइट से ही काम करता। नहीं, व्हाइट भी अच्छा नहीं लगता है, ये वाला ले लेते हैं, येलो। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार क्या, केंद्र सरकार को बोला गया कि जो भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो भी शक्तियों का वर्णन किया गया है, उन शक्तियों जो भी वर्णित शक्तियां है, उनके प्रयोग और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन करना है। किसको करना है? वो करना है केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार को बोला कि आपको एक ऐसे आयोग का गठन करना है जिसको किस नाम से जाना जाएगा? जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा। ये बात बोली गई। अब क्या सर, इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आई सर, तो आप लोगों को तो क्या याद रखना है? आप लोगों को इतना तो याद ही नहीं रखना। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को करना है, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, क्या आया? ह्यूमन राइट, हाँ, ह्यूमन राइट एक्ट। ऐसे चल जाएगा क्या सर काम? ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम क्यों नहीं चलेगा दोस्त? क्योंकि हम लोगों को अच्छे से करना है। हाँ, तो क्या आएगा आप लोगों के लिए? सर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये आया सर सबसे पहले। अधिनियम कब आया सर? ये आया 1993 में, हमको पता है सर, ये आया 1993 में। इसके बाद क्या हुआ सर? ये आ गया, अधिनियम आ गया 1993 में। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद कुछ नहीं सर। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करी। क्या है सर इसमें? इसमें है 8 अध्याय, 8 अध्याय, अध्याय प्लस 43 धाराएं हैं सर, 43 धारा है। ये चीज आपने बता दी। और इसके तहत क्या किया सर? इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 12 अक्टूबर 1993 को गठन कर दिया गया। लेकिन सर क्या, केंद्र सरकार को बोला गया, केंद्र सरकार को बोला गया, बस इतनी चीजें याद रखनी है। क्या? केंद्र सरकार को बोला गया, केंद्र सरकार को बोला गया कि एक आयोग का गठन आपको करना है। कौन सी धारा के तहत? इन 43 धाराओं में से
इन 43 धाराओं में से धारा 3 के तहत आपको गठन करना है, और 3 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। कहां तक प्रावधान है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रावधान है। बस इतनी सी चीजें क्या आप याद रख पाओगे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या आप इतनी चीजें याद रख सकते हो? क्या आप इतनी चीजें याद रख सकते हो कि 3 से 11 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का के गठन का प्रावधान है? इसके अलावा मैंने क्या बोला? ये सारी चीजें छोड़ो ना, आप ये सारी चीजें छोड़ो, आप इतना बस याद रखो, इतनी सी ऐसे लिखा करो, ठीक है? तो याद रहता है सारी चीजें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संरचना, ठीक है, गठन हो गया। गठन के बाद अगर हम लोग बात करें संरचना, तो बोला गया, क्या बोला गया? गठन कब हुआ? पहला बार गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993। बार बार बता रहा हूं, बार बार स्लाइड में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, आप समझो। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। इसकी वर्तमान संरचना में कौन कौन है? इसकी वर्तमान संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 5 सामान्य सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। 7 जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। मुख्यालय है दिल्ली में, कई बार बता चुका हूं। लेकिन आयोग अगर चाहे कि कहीं और इसकी शाखाएं स्थापित करना है तो उससे पहले उसको केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। पूर्व अनुमति मतलब जाके केंद्र सरकार के पास एप्लीकेशन डालनी होगी कि हम लोग जो है वो दिल्ली के बाहर भोपाल में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो मानव अधिकार आयोग का एक कार्यालय खोलना चाहते हैं, हम लोग एक कार्यालय जो शाखा खोलना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार बोलती है हाँ, तो आयोग के द्वारा ऐसा एक जो मुख्यालय है वो खोल दिया जाएगा, सारी चीजें। लेकिन देखो यहां पर क्या, हाँ इनर बोर्ड पे फिर आ जाओ सर, ये तो हम लोगों की फेवरेट जगह है ना, ये हम लोगों की क्या है हाँ ये हम लोगों की फेवरेट। तो संरचना में क्या बोला गया? संरचना में क्या बोला गया ये आप मुझे थोड़ा बताइए। संरचना में क्या बोला गया? संरचना में बोला गया क्या होगा? एक क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, मतलब 1 + 5 + 7, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको इसको, ठीक है? तो ये क्या है? ये है अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये होगा अध्यक्ष, ठीक है? ये होंगे सदस्य। तो सर ये 7 क्या होंगे? तो ये होंगे पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब, मैंने जब नीति आयोग आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि नीति आयोग का जो इस देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। मतलब इस देश में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये चीज मैंने वहां पर आप लोगों को बताई थी। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि ये 7 पदेन सदस्य कौन कौन है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में बैठ रहे हैं। ये सारी चीजें देखेंगे। 5 सदस्य है, तो 5 सदस्यों में से कितने गैर न्यायिक है, कितने न्यायिक है? इन सदस्यों को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो ये सदस्य हो गए, ये कौन है? ये सदस्य हो गए, ठीक है? ये सदस्य भी जो है ये 2 भागों में, ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे। एक होंगे गैर न्यायिक सदस्य, गैर न्यायिक मतलब जिनका न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, तो वो जाएंगे गैर न्यायिक सदस्य। और ये होंगे 3, ये कितने होंगे? ये 3, 5 में से 3 जो हो जाएंगे वो गैर न्यायिक सदस्य हो जाएंगे, गैर न्यायिक। और इन तीनों में से एक महिला होना अनिवार्य है। एक क्या हो जाएगी? एक महिला होना अनिवार्य है, ठीक है? बचे हुए जो 2 सदस्य हैं वो क्या होंगे? वो न्यायिक सदस्य होंगे, न्यायिक सदस्य। देखो क्या याद रखना है कि जो संरचना है 1 + 5 + 7,
7 जो है वो पदेन सदस्य, इनको आप अभी अलग रखिए, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन इसके पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। लेकिन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य गैर न्यायिक होंगे, गैर न्यायिक होंगे, ठीक है। जो मानव अधिकार के तो ज्ञाता होंगे, लेकिन उनका न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, विधि से कोई संबंध नहीं है, मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे। और इन 3 सदस्यों में से एक महिला का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य बोला गया कि एक महिला तो होना ही होना चाहिए, एक महिला तो होगी ही होगी। हम लोग जब अभी देखेंगे तो अध्यक्ष की योग्यता देखेंगे कि अध्यक्ष बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आप लोगों के पास होनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पदेन सदस्य तो पदेन सदस्य होंगे ही होंगे, इनके लिए वही योग्यता होगी जो वो जिस पद पर बैठे होंगे उस पद के लिए जो योग्यता होगी वही योग्यता उनके लिए होगी, ठीक है। तो न्यायिक सदस्य, गैर न्यायिक सदस्य आप लोगों को समझ आ गई ये सारी चीजें। ये संरचना में अभी आप इतनी चीजें याद रख लो दोस्त, ठीक है। क्या आप अभी याद रख सकते हो? मतलब सर 7 + 1 8, 8 + 5 13, मतलब क्या 13 सदस्यीय संरचना है? तो हाँ, अब देखो क्या प्रश्न बनेंगे, अब आप समझो ना, अब आप समझो। मैंने यहां बोला 13 सदस्यीय संरचना, 13 सदस्य, 13 सदस्य। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप इस बात को भी समझिए। कोई पूछेगा कि बताइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य संरचना का प्रावधान किया गया है? 13, ठीक है। फिर बोला जाएगा पदेन सदस्यों को छोड़कर मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने हो गए, कितने सदस्य हो गए? एक अध्यक्ष + 5, 6 हो गए सर, ठीक है 6। बोलेगा अध्यक्ष के अलावा मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप रट के चले गए ना कि 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य होते हैं, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन जब आपको पता नहीं होगा कि उन 13 सदस्यों। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मानव अधिकार आयोग में कितने गैर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? कितने गैर न्यायिक है बताओ? अगर आप सिर्फ 13 याद करके जाओगे कि मानव अधिकार आयोग में 13 सदस्य होते हैं, तो क्या क्वेश्चन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे यार, कैसे कर पाओगे बताओ? एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। कितने पदेन सदस्य होते हैं ये पूछेंगे? 7 पदेन सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है। पूछा जाएगा कि कितने न्यायिक सदस्य होते हैं, कैसे बताओगे? 2 न्यायिक सदस्य होते हैं। गैर न्यायिक सदस्य कितने होते हैं? 3 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। बताओ कितनी महिलाएं होना अनिवार्य है गैर न्यायिक सदस्यों में? और वो महिलाएं भी कहां से होगी? गैर न्यायिक सदस्यों से होगी। 1 महिला होना अनिवार्य है। ये बात बोली गई है दोस्त यार। जब तक ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो हर चीज को कॉन्सेप्ट से लीजिए। क्या क्या सर थोड़ा गोला लगा दो सर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो है ही ना यार, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। 3 गैर न्यायिक सदस्य, 1 महिला होना अनिवार्य, ये इंपॉर्टेंट है। कितने न्यायिक सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। कितने टोटल कितने हैं? 13, ये इंपॉर्टेंट है। 7 पदेन सदस्य, हर कुछ इंपॉर्टेंट है यार, कुछ है ही नहीं। तो समझिए ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या है? ये हो गई, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद क्या है? इसके बाद सर वही संरचना, यही चीजें तो आप सर हमको बता चुके हैं ऑलरेडी के साथ, ये अक्टूबर, ये वो सारी चीजें। क्या धारा 3 के सब क्लॉज 2, धारा 3 तो हम देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बोला धारा 3 में, और इसका ही जो सब क्लॉज 2 है इसमें संरचना के बारे में बोला गया। वही चीज 1, क्या बड़े बड़े से फिर से लिख देता हूं 1, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि आपको याद होना चाहिए। 1 + 5 + 7, ये है, ये चीज बोली गई। देखो अब जो अध्यक्ष है इसकी हम लोग योग्यता देखेंगे, ठीक है। हाँ, अध्यक्ष जो है उसकी योग्यता देखेंगे। मतलब किसकी योग्यता देखेंगे? किसकी योग्यता देखेंगे? हाँ, किसकी योग्यता देखेंगे? सारी चीजें, हाँ ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं यार, ठीक है। सारी चीजें ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका हूं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड पे आ जाओ। क्या है सर? हाँ, हम लोग देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं? फिर से संरचना पे आ जाओ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी, मैं आपको यहां बना कर दूंगा, इस बात की 100% गारंटी है। 1 + 5 + 7, 1 + 5 + 7। तो अभी ये 7 को ना अभी थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि 7 की योग्यता हम लोगों को देखना नहीं, क्योंकि 7 की योग्यता दूसरे आयोगों में है कंप्लीट। तो क्या है ये अध्यक्ष? ये क्या है? ये अध्यक्ष है। इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं है कि ये जो 1 मैंने लिखा है सर, इनको अलग अलग क्यों लिखते हो आप? एक साथ मिला के क्यों नहीं लिख देते 157? अरे भाई नहीं लिख सकता यार, ठीक है। तो 1 एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और
कितने होंगे? पूर्वकालिक सदस्य। तो ये जो अध्यक्ष होगा ना, इसकी योग्यता क्या होगी? इसकी योग्यता क्या होगी? क्या आप लोगों को याद है, मैंने जब आप लोगों को लास्ट लेक्चर लिया था तो उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, 2006 में और 2019 में। क्या आप लोगों को इतना याद है? याद है कि नहीं है? मैंने वहां पर आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि भाई साहब क्या संशोधन हुए हैं यार, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि 2 बार संशोधन हुए हैं, और वही संशोधन में से जो एक है वो मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं। जो अध्यक्ष की जो योग्यता थी ना, अध्यक्ष की जो योग्यता थी वो 2019 से पहले, 2019 में संशोधन हुआ, उससे पहले, मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पहले 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 किससे? 2019 से, 2019 से पहले जो इसकी योग्यता थी, इस अध्यक्ष की जो योग्यता थी ना, वो क्या थी? बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, ऐसे लिख देते हैं, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूं, हाँ, सीजीआई मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, वो लिखना है कि बताइए वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वर्तमान में इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, वर्तमान में कौन है। तो पहले 2019 में जब इसमें संशोधन नहीं हुआ, उससे पहले यह प्रावधान था कि इस देश का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में या मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस बात को बोला गया था 19 से पहले। मतलब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना होगा, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, और रिटायर होने के बाद क्या होगा? रिटायर होने के बाद आप मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में बन सकते थे 2019 से पहले, ठीक है, 2019 से। ठीक है, तो 2019 से पहले क्या प्रावधान था? 2019 से पहले प्रावधान था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत सिर्फ और सिर्फ कौन अध्यक्ष बन सकता था मानव अधिकार आयोग का? वो था इस देश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 2019 के बाद जब संशोधन हुआ, बाद में क्या किया गया? हाँ, बाद में क्या बोला गया? बाद में बोला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आर लिख दे रहा हूं, रिटायर्ड जज, लेकिन शर्त वही है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज है तब भी आप मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है आपको। लेकिन पहले जो था क्राइटेरिया, आपको जो है वो चीफ जस्टिस बनना चाहिए। आपको चीफ जस्टिस अगर आप बनोगे, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसमें से ये चीज आप लोगों को समझ आई कि अध्यक्ष की जो वो क्या है। पहले जो थी 19 से पहले जो थी वो ये थी। 19 के बाद संशोधन करके बोल दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। उसके बाद यहां पर ये देखो, ये जो 5 है ना, इस 5 को मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूं। ये 2 भाग है, 3+2। क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? 3+2, इस 5 को जो है मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस 5 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। और ये 3 में मैंने आप लोगों को बताया कि गैर न्यायिक सदस्य होंगे। कैसे होंगे? गैर न्यायिक सदस्य होंगे जिनका न्यायालय से कोई संबंध नहीं होगा, गैर न्यायिक सदस्य। और इन 3 में से सर हमको पता है, इन 3 में से एक महिला का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आपने इससे पहले वाले ही जो स्लाइड
उसमें बता चुके हो। लेकिन इन जो गैर न्यायिक सदस्य होगी, इनकी योग्यता क्या होगी? इनकी योग्यता होगी कि इनको मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे। ये इनको मानव अधिकारों के बारे में बहुत ज्यादा इन लोगों ने रिसर्च किया होगा। मानव अधिकार के ज्ञाता, मानव अधिकार आयोग है तो मानव अधिकार के ज्ञाताओं की आवश्यकता तो है ही। मानव अधिकार के ज्ञाता, मानव अधिकार के ज्ञाता का मतलब है कि मानव अधिकार के बारे में बहुत ज्यादा ये लोग नॉलेज रखते हैं, ये 3 लोग। और इन 3 लोगों में से एक जो है महिला का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस बात को भी बोला गया, इस बात को भी बोला गया। ये चीज आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो सर ये 2 लोग कौन होंगे? ये 2 लोगों को भी, ये 2 को मैं 1+1 लिख दूं, इन 2 को मैं 1+1 लिख दूं। हाँ, इन 2 सदस्यों में से बोला गया, इन 2 सदस्यों में से एक जो सदस्य होगा, क्या एक जो सदस्य होगा ना, वो कौन होगा? हाँ, यहां पर आप समझ लीजिए, इन 2 सदस्यों में से, इसको ना थोड़ा और यार थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, छोटा कर देता हूं। ठीक है, इन 2 सदस्यों में से ये जो एक सदस्य होगा, आप लोगों को दिख तो रहा है ना? आप लोगों को दिख तो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन 2 सदस्यों में से जो ये एक सदस्य होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। इन 2 सदस्यों में से जो एक सदस्य होगा, ये जो आएगा, ये या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजेआई, ऐसे यार, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। क्या है? या तो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, आर का मतलब रिटायर्ड, और सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या ये नहीं है तो कौन चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज, ऐसे में लिख दे रहा हूं, चल जाएगा ऐसे। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, ये चल जाएगा। एक जो व्यक्ति होगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, या तो रिटायर्ड सीजीआई होगा या रिटायर्ड जज होगा, ये बात बोली गई। सर तो ये दूसरा व्यक्ति कहां से आएगा? ये दूसरा व्यक्ति आएगा हाई कोर्ट से, एचसी लिख दे रहा हूं, हाई कोर्ट से आएगा। लेकिन हाई कोर्ट से आएगा तो इसके लिए जो होगा वो शर्त ये है कि अगर हाई कोर्ट से आएगा तो रिटायर्ड क्या होना चाहिए? रिटायर्ड क्या होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश कहां का? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यहां पर हाई कोर्ट के जज होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप हाई कोर्ट के जज है तो आप मानव अधिकार आयोग में जाकर नहीं बैठ सकते, वहां पर आप सदस्य के रूप में जाकर नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप अगर आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तो आप रिटायर्ड होने के बाद मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनना होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज है तो आप अध्यक्ष के रूप में बन सकते हो। सर बाकी इन 7 सदस्यों का क्या? इन 7 सदस्यों को भी समझेंगे, लेकिन अभी क्या आपको 1+5 की संरचना समझ आई? 1 मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, कोई भी रिटायर्ड जज क्या बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। पहले क्या प्रावधान था? पहले प्रावधान था कि सर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ सीजीआई बनते थे। ठीक है, 5 सदस्य में से 3+5 को हमने 3+2 में बांट दिया। सर इन 3 सदस्यों में जो 3 सदस्य है वो गैर न्यायिक सदस्य है, ये मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे। 2 सदस्यों को भी 1+1 में तोड़ दिया हमने, एक आएगा सुप्रीम कोर्ट से, एक आएगा हाई कोर्ट से। इतना तो आसान है बिल्कुल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ज्यादा आसान है, वरना इतना हौच पौच है ना, इतना मतलब आप समझ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं। बाकी सर स्लाइडों में क्या लिखा हुआ है? तो स्लाइडों में जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने वही बताया कि पूर्णकालिक सदस्य जो मैंने 5 बताए ना, वो 2019 से पहले, जैसे मैंने बताया कि 2019 से पहले कैसा संशोधन, तो 2019 से पहले जो संरचना होती थी वो 1+5+4 होती थी। ये चीज समझो, क्या 1+5+4 ऐसी संरचना होती थी 2019 से पहले। 2019 से पहले 1+5+4 होती थी, लेकिन 2019 में संशोधन हो गया। संशोधन के बाद संरचना बनी 1+4+4 ये संरचना होती थी। ये संरचना होती थी पहले, मतलब 9 सदस्यीय संरचना होती थी। 2019 में जब संशोधन हुआ तो 1+5+4
5 + 7 ये संरचना बनी। तो 3 सदस्य इसमें जुड़ गए, इसमें 3 सदस्य जुड़ गए और एक सदस्य जो है वो इसमें जुड़ गया। यही बात यहाँ बोली गई कि पहले 4 सदस्य होते थे, 19 के बाद ये सदस्य जो हो गई, संख्या जो हो गई वो 5 हो गई। ठीक है, गैर न्यायिक सदस्यों के बारे में हमने देखा, 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं, मानव अधिकार के ज्ञाता होते हैं, एक महिला होना अनिवार्य है, ये चीज आपको पता है। न्यायिक सदस्यों को 1+1 में हम लोगों ने तोड़ा था, जो 2 न्यायिक सदस्य थे। उन 1+1 में से जो ये पहला सदस्य है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड या पदस्थ, मतलब अगर काम भी कर रहा है तो उस न्यायाधीश को भी सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरा हाईकोर्ट का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो याद रखने वाली जो चीजें ना वो ये है, मुख्य न्यायाधीश मतलब रिटायर्ड हो या अभी भी अगर वो मुख्य न्यायाधीश है तो भी वो सदस्य बन सकता है। इन चीजों की बात यहां पर कह दी गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें पदेन सदस्यों की, जो 7 जो मैंने आप लोगों को वहां नहीं बताए थे वो 7 ये है। क्या वो 7 ये है? थोड़ा आप लोग ना ध्यान दे लीजिएगा। क्या पहले इनकी संख्या 4 थी मैंने बताया, बाद में 7 हो गई। कब 2000 + 3 हो गया, 3 को प्लस कर दिया गया। कब? 2019 में। 2019 में जब संशोधन हुआ तो इनकी संख्याओं में 3 संख्याएं घटा दी गई। पहले कौन कौन से थे? अब देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जैसे हम लोगों ने ओबीसी आयोग पढ़ा, जैसे एससी आयोग पढ़ा, वैसे ही इस देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा, जो भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। पदेन सदस्य का मतलब ये है, जैसे ही इस आयोग का अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, वैसे ही मानव अधिकार आयोग में दूसरा व्यक्ति आकर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। वैसे ही है राष्ट्रीय एससी आयोग, मतलब अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। जो हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था ना, तो बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष जो भी होगा वो पदेन मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य इन 7 में से एक होगा, इन 7 में से एक होगा। एसटी आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जो भी एसटी आयोग का अध्यक्ष होगा वो इन 7 में से होगा, पदेन सदस्य होगा मानव अधिकार आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम लिखिए कॉमेंट बॉक्स में। और कौन होगा? ये होगा। लेकिन पहले जो थे ना वो 4 ये थे, पहले जो थे मतलब 2019 से पहले तो ये 4 लोग ही इस मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि ओबीसी आयोग, ओबीसी जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और बच्चों के मानव अधिकारों का क्या, बच्चों के मानव अधिकारों का क्या, उनका प्रतिनिधित्व तो मानव अधिकार आयोग में है ही नहीं। तो 2019 में इस देश की तत्कालीन गवर्नमेंट ने संशोधन किया और बोला कि ओबीसी आयोग का जो अध्यक्ष होगा, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो भी मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। विकलांगों का मुख्य आयुक्त, विकलांगों के लिए भी एक आयोग होता है, आयोग नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 338 में जब पहली बार हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था, तब हम लोगों ने आर्टिकल 338 बोला था, और वहां पर बोला था कि अनुसूचित जाति आयोग को के जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए, अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस देश में क्या होगा? इस देश में एक अनुसूचित जाति आयोग, एक आयुक्त होगा। वैसे ही विकलांगों के लिए एक आयुक्त है, तो वो आयुक्त भी यहाँ का पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका अध्यक्ष जो है वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है दोस्त यार। पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से आयोग, निम्न में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष जो है मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में नहीं है, पदेन सदस्यों में नहीं है, इनमें से कोई भी दे देगा। या कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए 2019 से पहले निम्न में से कौन से आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य नहीं थे, या 2019 के बाद किसको ऐड किया गया है, किसी भी प्रकार से। यार आप बस याद रखो कि ये जो 4 है, ये जो 4 है ये पहले थे, बाद में जो थे वो 3, ये 3 ओबीसी, विकलांग और बच्चे ओबीसी और विकलांग को बाद में ऐड किया गया है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ये है। और इनको सदस्य, पदेन सदस्य तो है, लेकिन इनको सदस्य कब माना जाएगा? इनको सदस्य धारा 12 के तहत जो भी आयोग के कार्य है, आयोग के जो भी कार्य है, इसके तहत कार्य करने के लिए इन कार्यों के तहत धारा 12 के तहत इन सभी पदेन सदस्यों को आयोग के सदस्य के रूप में माना जाएगा। ये बात बोली गई, बाकी कुछ है नहीं यार। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आई।
यहां तक अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यहां तक अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा बस बाकी सारी चीजें तो है ही। फिर क्या है सर, फिर महासचिव, जैसे सचिव होता है वहां वैसे यहाँ भी महासचिव है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब एक जो आयोग के कार्यों को विनियमित करता है, आयोग के कार्यों को क्या करता है, विनियमित करता है, मतलब जो भी आयोग काम करेगा उसको प्रमाणित करने का काम करता है ये महासचिव। कौन नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। मानव अधिकारों का सदस्य नहीं होता, ये चीज याद रखना। उन 13 सदस्यों में ये नहीं है महासचिव, इसलिए ये सदस्य नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के सचिव पद का रैंक होता है, जो सेक्रेटरीट रैंक जो होती है उस रैंक का अधिकारी होता है ये महासचिव। ये सारी चीजें हैं। बाकी क्या, वर्तमान संरचना आप लोगों को पता है क्या है। वर्तमान में जो देखो संरचना क्या है, 1 + 5 + 6, 1 + 5 + 7, ये है। तो जो अध्यक्ष के पद पर जो अभी बैठे हुए हैं ना, उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा मतलब सर अरुण कुमार मिश्रा जी या तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे होंगे, या तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहे होंगे, मतलब देश के सीजीआई रहे होंगे, या क्या हो रहे होंगे सर, मतलब रिटायर्ड सीजीआई रहे होंगे, या अगर हम लोग बात करें तो क्या होंगे सर, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे। तो आप लोग जाकर सर्च करिए इनकी हिस्ट्री, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा, आप लोग थोड़ा वो किया करो ना। जस्टिस सदस्य, सदस्य में अगर हम लोग देखें तो जस्टिस महेश कुमार मित्तल। अब देखो जस्टिस महेश कुमार मित्तल है, इसका मतलब है ये जो 5 सदस्यों को हम लोगों ने 3 + 2 में तोड़ा था, इन 2 सदस्यों में से एक सदस्य होंगे जस्टिस महेश कुमार मित्तल। अब ये आप जाके चेक करना कि ये हाई कोर्ट से आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, ठीक है। ज्योतिका कार्ला, राजीव जैन, ठीक है। और क्या है, ध्यानेश्वर मनोहर मुलय, ध्यानेश्वर मनोहर मुलय, ये है, ठीक है। एक आध पद कुछ खाली होगा, इस वजह से यहां पर नहीं आया। सारी चीजें ये है। आप लोगों को जो याद रखना है वो ये सब याद नहीं रखना, आपको जो याद रखना है ना वो ये व्यक्ति याद रखना है। अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, ये खेला कर देंगे, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना है, अरुण कुमार मिश्रा। फिर पदेन सदस्य, वर्तमान पदेन सदस्यों की बात करें, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, मैं लेके आया हूं। ओबीसी आयोग, ये 2019 में ऐड हुआ है, 2019 में इनको पदेन सदस्य बनाया है ना। तो वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी, ठीक है। विकलांगों के आयुक्त कौन है, कमलेश कुमार पांडे, ये याद रखना है, ये भी 2019 में ऐड हुए हैं, ठीक है। विजय शामपाला एससी आयोग के अध्यक्ष है। हर्ष चौहान एसटी आयोग के अध्यक्ष है। और साथ ही साथ रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। प्रियंक कानूनगो बाल संरक्षण, ये 2019 में ऐड हुआ है, ठीक है, 2019 में प्रियंक कानूनगो। और इसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। तो ये है पदेन सदस्य वर्तमान में। ये कौन है, ये पदेन सदस्य है, वर्तमान के पदेन सदस्य, वर्तमान के पदेन सदस्य है ये, ठीक है। ये हो गया नियुक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहां तक, तो हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने देखी कि संरचना कैसी होती है, कितने सदस्य संरचना होती है, और आयोग के सारी चीजें हम लोगों ने देखा। देखो यहाँ हम लोगों को क्लास को एंड करना होगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। और इसके आगे की क्लास जो है हम लोगों को क्या कैसे करेंगे, इसके आगे की क्लास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसमें हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, पूरी तरह से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कंप्लीट कर देंगे। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग कंप्लीट कर देंगे, और सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ ओके, टाटा बाय बाय। इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब कुछ करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप अपना डाउट पूछिए, हर चीज के बारे में पूछिए, सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, थोड़ा जल्दी में हूं आज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोगों की मुलाकात होगी मुझसे, मैं आप लोगों से मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।